वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। आप सभी बच्चों का टीचर्स मंत्रा की फैमिली में स्वागत है। अभ्यास सीरीज लगातार चल रही है। आपको पता है 7 बजे मेरी क्लासेस आती है ईवीएस की, 6 बजे मैथ्स की क्लास देवेश सर की आती है और 7 बजे जो है सीडीपी की चेतन सर बहुत अच्छे से सॉल्व करा रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2013 का पेपर डिस्कस करेंगे। 2013 में जो क्वेश्चंस आए थे आज उनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए राइट आंसर करने के लिए। चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या है आप साथ साथ में करते जाइए। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर क्या की, ताक झांक की और उन्होंने देखा, यह सिद्ध किया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। इसके लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला। वो कौन से हैं? पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन है, ग्रोगर मेंडल हैं, चार्ज मिडल हैं और रोनाल्ड रोस हैं। आप सभी को अच्छे से याद होगा, मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चंस कराया है। जो मलेरिया की पहचान जो होती है कि मलेरिया में क्या क्या होता है, कपकपी लगती है। जो फीवर आता है उसके साथ में आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है, कपकपी स्टार्ट हो जाती है। और इसके लिए मलेरिया की दवा मैंने आपको बताया था कि कौन सी होती है, जो कड़वी सी होती है, सिनकोना के वृक्ष से ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोनाल्ड रोस ने इसके बारे में क्या है, शोध किया है, अनुसंधान किया है। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। रजत ने, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे क्या है, बुखार है। देखिए अगला क्वेश्चन भी 2013 में यहीं से पूछा गया है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। क्या पूछ रखा है, मेरी कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर आता है। रक्त की जांच करने के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? पहला ऑप्शन क्या है, मियादी बुखार के लक्षण होते हैं क्या ये? बी है अतिसार होता है, सी ऑप्शन है हैजा में ऐसा होता है और डी है मलेरिया में। तो आपको अभी इससे पहले भी ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया में ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलब्रूनी साहब के बारे में क्वेश्चंस पूछ रखा है कि अलब्रूनी कौन थे। पहला ऑप्शन है वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। क्या ऐसा था क्या? बी ऑप्शन है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार के अध्ययन किया था। क्या उसने? सी ऑप्शन है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, डी ऑप्शन में क्या है, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। आप सभी को अलब्रूनी के बारे में पढ़ाया गया होगा। क्या है, एनसीईआरटी में गिवन है इनके बारे में। इन्होंने किसके बारे में बात की है? अलब्रूनी का जैसे इनाम आए आपको तालाबों के बारे में याद आना चाहिए कि अलब्रूनी ने तालाब के बारे में वर्णन किया है कि हमारे देश में जो पानी को संरक्षित करने के लिए जो तालाबों का यूज किया जाता है उनके बारे में बहुत अच्छे से बात कही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वह कहां के थे? उज्बेकिस्तान के यात्री थे जिसने किताब लिखी, हमारे देश के इतिहास के बारे में बात की है उन्होंने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को, पहला ऑप्शन है
हर रंग में देख सकते हैं क्या? बी ऑप्शन है केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। सी ऑप्शन है केवल हरे रंग को देख सकते हैं। और डी ऑप्शन है केवल लाल रंग को देख सकते हैं। आप सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या जानवर होते हैं वो रात में जो जागते हैं हर चीज को कैसा देखते हैं? या तो ब्लैक एंड व्हाइट की तरह देखते हैं। तो सफेद और काले कलर में ही हर चीज को देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन क्या दे रखा है? हाथियों के झुंड के बारे में कथन को चुनिए। क्या दे रखा है? हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी ऑप्शन क्या है? हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा है क्या? सी ऑप्शन है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ऐसा है क्या? डी ऑप्शन है एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। आप सभी को पता होगा, हाथियों के बारे में जब एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा तो आपको क्या गिवन था वहां पर? जो बुजुर्ग हथनी थी वही नेता होगी। और एक परिवार के ही सदस्य नहीं होते, कई सारे परिवार मिलजुल के एक झुंड बनाते हैं। और क्या होता है इसमें? 14 से 15 साल का जैसे ही मेल होता है उसको झुंड से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि फीमेल और उनके बच्चे ही झुंड में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 14 से 15 साल के केवल हथनियों और उनके बच्चे रहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो है पूरे झुंड की नेता होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल गलत बात है कि एक ही परिवार के सदस्य नहीं होते, कई सारे परिवार के सदस्य होते हैं। डी ऑप्शन जो है बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, हथनी और बच्चों की ऐसी बात नहीं है। क्या है? कितनी भी नहीं हो सकती, उनकी एक फिक्स रहती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और सी वाला, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका परागकोश कहा जाता है क्या? बी ऑप्शन है पराग कहा जाता है क्या? सी है मूलांकुर और डी है वर्तकाम। तो आप सभी को पता होगा कि फूल के अंदर जो पाउडर जैसी संरचना पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? पराग बोला जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पे अधिकतर बेचने वाले खाने कौन सी चीजें बेचते हुए मिलेंगे? यानी कि रेलवे स्टेशन पे आप जाएं अहमदाबाद तो वहां पर कौन सी चीज आपको बेचती हुई दिखाई देगी? तो ए ऑप्शन है क्या चीज वहां की फेमस है, यह पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल मिलेंगे क्या? बी ऑप्शन है छोले भटूरे और लस्सी। और डी है इडली चटनी और वड़ा चटनी। डी है पूरी साग और ठंडा दूध। आपको गुजरात अहमदाबाद के दर्शन कराए जाएंगे। वहां पर आप जाओ तो सबसे पहले वहां रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा नींबू वाले चावल देखने को मिलेंगे। और क्या मिलेगा? ढोकला देखने को मिलेगा चटनी के साथ नींबू वाले चावल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? ए ऑप्शन है उड़ सकते हैं। बी है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। सी ऑप्शन है पक्षियों की आंख छोटी होती है। और डी ऑप्शन है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो अपनी गर्दन जो इधर लेफ्ट राइट हिलाते रहते हैं उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है बच्चों, क्या है? वो अपनी पुतली, आंख की जो पुतली है उनको हमारी तरह इधर से उधर
नहीं घुमा सकते, इसीलिए वो देखने के लिए क्या करते हैं, अपनी गर्दन को हिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए तो वो अपनी गर्दन घुमाते हैं। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज खानी चाहिए। ए ऑप्शन है चावल, चीनी, आंवला खाना चाहिए। बी ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं और संतरा खाना चाहिए। सी ऑप्शन है गुड़, नींबू, टमाटर खाना चाहिए। डी ऑप्शन है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। तो मैंने ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है सीटेट में, एक आधी बार होगा साल में ना आया हो, इस बार भी चांसेस हैं। इस बार आपका पेपर है 20 तारीख को, उसमें भी चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के लिए। तो आप सभी को पता है कि आयरन जो हमें मिलता है सबसे ज्यादा वो किससे मिलता है, और डॉक्टर भी हमें यह खाने की सलाह देते हैं। तो डी ऑप्शन पे आप ध्यान करो, क्या है, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़। गुड़ खाने के लिए हमें डॉक्टर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ की बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए। क्या उद्देश्य होने चाहिए? पहला ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को आधारभूत समझ विकसित करना। बी ऑप्शन है विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना। सी ऑप्शन है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। डी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाने वाली कुशलता अर्जित करना। तो आप सभी को पता है हमारा एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा बाहर की चीजों से भी जोड़ो, वही सबसे बेस्ट लर्निंग होगी। क्या डेली यूजेज में जितने भी काम होते हैं उनसे बच्चे को अच्छे से अवगत कराओ। जैसे कि बच्चे को आप बोलो कि आप जो है सब्जी लेने जाते हो तो वहां पर आलू, टमाटर इन सब का भाव पूछिए, उसके बाद में आपको 100 रुपए दे दिए गए थे घर से, तो उसमें से कितने के आलू आए, कितने के टमाटर आए। यदि ऐसा करेगा तो मैथमेटिकल जो रीजनिंग है उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्या करना है, बच्चे को किताबी ज्ञान ना देकर क्या करना है, उसको बाहर के जीवन से भी जोड़ना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कच्चा कच्ची अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाना। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन रचनात्मक आकलन में कौन शामिल नहीं करता? कौन सी चीज शामिल नहीं है? ए ऑप्शन क्या दे रखा है, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। बी ऑप्शन है शिक्षण में कमियों की पहचान। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने के लिए। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग के लिए। पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन जब करोगे तो क्या चीज शामिल नहीं करता? कौन सी चीज शामिल नहीं है? तो आप सभी को पता है कि बच्चे की रैंकिंग और ग्रेडिंग नहीं करते, ये चीजें नहीं करते। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीचे लोगों की कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ए क्या दे रखा है, खानों का खुदाई करना, मतलब जो खान है उनकी खुदाई करना। बी क्या दे रखा है, बांधों का निर्माण करना, जो बांध होते हैं उनका निर्माण करना। सी है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना। डी ऑप्शन है जो बांस की टोकरी होती हैं उनको बुनना, उनकी मेकिंग करना।
गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, इनमें से क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेवार हैं? ए ऑप्शन है क्या ऐसा, जो जंगल जो हैं क्या हो रहे हैं, अब गायब होते जा रहे हैं। तो पेड़ काटने के लिए ए ऑप्शन है क्या उसके लिए जिम्मेवार, जो पेड़ कट रहे हैं? ए और बी दोनों हैं जिम्मेवार क्या? ए बी सी दो तीनों हैं जिम्मेवार क्या? बी सी डी ई ये ही जिम्मेवार हैं क्या? आप सभी को पता है जो आपका जंगल कट रहा है वो किसकी वजह से कट रहा है? एक तो जो खदान की खुदाई हो रही है उसके लिए जंगल जो है काटे जा रहे हैं, और क्या, जो बांधों का निर्माण हो रहा है उसके लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी जिम्मेवार है जंगल का जो कटान हो रहा है उसके लिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ए क्या दे रखा है? कांसा लोहे चांदी स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा टिन से पिघलाकर बनाया जाता है क्या? कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप मूर्ति बनाने के लिए यूज किया जाता है। डी ऑप्शन है, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो कांसे के बारे में आपको अच्छे से पता है, ये किस किस चीज का मिश्रण होता है? एल्युमिनियम और टिन का। ये क्या है? एक तरह की धातु बन जाती है जिससे क्या है, बहुत ही मजबूत मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कांसे के लिए तांबा और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। और क्या है? सी ऑप्शन देखिए, अत्यंत मजबूत होता है जिससे जो तोप होती हैं उनका और मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी और सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बात है। ये देखिए 14वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है, फिर हैदराबाद जाता है, आंध्र प्रदेश से जाना चाहता है हैदराबाद के, उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? यानी कि पहला कहां था वो? गुजरात में था, गुजरात में था, उसके बाद में कहां गया वो? भोपाल गया। तो भोपाल गुजरात से किधर पड़ेगा? पूर्व दिशा में ही तो पड़ेगा। तो यहां से किधर गया वो? पूर्व दिशा की तरफ गया। फिर आगे क्या दे रखा है? फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। हैदराबाद किधर पड़ेगा आपका? भोपाल के बाद में यहां पहुंच गए जी वो भोपाल। भोपाल से यदि वो हैदराबाद जाना चाहता है आंध्र प्रदेश, तो भोपाल से किधर है वो? नीचे की तरफ है, यानी कि किधर? दक्षिण की तरफ जाएगा। दक्षिण की तरफ जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद पहुंच गए। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? पहले पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा में गया। हाँ जी, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहले किधर गए वो? पूर्व दिशा की तरफ गए। कहां से? गुजरात से भोपाल की तरफ गए, पूर्व दिशा की तरफ। फिर भोपाल से हैदराबाद जाने के लिए उसे किधर जाना हो? किस दिशा में जाना पड़ेगा? दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा। बी ऑप्शन क्या दे रखा है? पहले पश्चिम दिशा में फिर दक्षिण दिशा में गए। जी नहीं, पश्चिम में नहीं, वो किधर गए थे? पूर्व में गए थे। पहले दक्षिण दिशा में फिर पश्चिम दिशा में। जी नहीं, पहले किधर? दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में। ऐसा नहीं है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहले वो पूर्व दिशा में गए फिर दक्षिण दिशा में गए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। यहां से क्वेश्चन आएगा ही, हर बार आपका पूछा जा रहा है। ये टॉपिक को आप अच्छे से करके जाना।
मैंने ये टॉपिक जिन भी बच्चों को पढ़ाया है वो उनका आंसर विद इन सेकेंड आ जाता है। बहुत सिंपल टॉपिक है ये। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। किस चीज का भाग है माउंट एवरेस्ट? पहला है भारत का भाग है क्या, बी है नेपाल का है, सी है तिब्बत का और डी है म्यांमार का। आप सभी को पता है जो माउंट एवरेस्ट है वो किसका भाग है? वो है जी नेपाल का। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8900 मीटर में इसकी ऊंचाई है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट कहां की सीमा में है? नेपाल की में। चलिए जी, यहीं तक ये क्वेश्चन थे। अगली सीरीज आपको 7 बजे फिर से देखने को मिलेगी। हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार बनाते रहिए और चैनल को, टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्सों को शेयर करें। चलिए, थैंक यू।